नमस्कार बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 10 का हिंदी चैप्टर। हिंदी चैप्टर है आपका क्लास 10 का 3, ठीक है ना। पहले हम पढ़ेंगे भारत से हम क्या सीखे। इसके लेखक हैं मैक्स मुलर। मैक्स मुलर महोदय के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि मैक्स मुलर महोदय का इस चैप्टर में क्या क्या योगदान रहा है, किस प्रकार उन्होंने इस चैप्टर में अपना योगदान दिया है, कौन कौन रचना रहा है और कौन कौन से उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। इस सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेडरिक मैक्स मुलर के बारे में। फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाउ शहर में। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। 6 दिसंबर 1823 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ शहर में 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। ये जब 4 वर्ष के थे, इनके पिता का नाम विलम हेल्म था, जिनका निधन हो गया 4 वर्ष की अवस्था में ही। और इनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी पिता के निधन के बाद काफ़ी दयनीय हो गई। सारा परिवार का जिम्मेवारी इनके कंधों पर आ गया। फिर भी मैक्स मुलर का जो पढ़ाई लिखाई था, शिक्षा दीक्षा था, उसमें किसी प्रकार कुछ जो है ना बाधा उत्पन्न हुआ। फिर भी मैक्स मुलर ने अपने पढ़ाई में जो है ना किसी प्रकार की कमी आने नहीं दिया। फ्रेडरिक मैक्स मुलर 18 वर्ष की अवस्था में इनको लिप्जिंग विश्वविद्यालय में जो है ना अध्ययन करने का मौका दिया गया। 18 वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत में इन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया। उसके बाद इन्होंने कुछ अनुवाद भी किया जो जर्मन भाषा में है। हितोपदेश का जर्मन भाषा में इन्होंने अनुवाद कार्य किया। इसी समय इन्होंने कंठ और केन 2 उपनिषद का अनुवाद कार्य किया जो जर्मन भाषा में था। कंठ और केन किस भाषा में है? जर्मन भाषा में है। मेघदूतम का अनुवाद कार्य भी इन्होंने किया था। मेघदूतम का रचना है किसने किया? कालिदास ने। मेघदूतम जो है किताब है जिसके लेखक हैं कालिदास। मेघदूतम, कुमार संभवम, यह सब कालिदास का रचना है। रघुवंश काव्यम ये कालिदास की रचना है। उसके बाद इन कालिदास की रचनाओं को मैक्स मुलर महोदय ने अपनी भाषा में अनुवाद कार्य किया था। मैक्स मुलर महोदय सभी भी उस समय के जितने भी विद्वान थे उन सभी विद्वानों में अग्रगणी माने जाते थे। मैक्स मुलर जो थे सभी विद्वानों में क्या थे? अग्रगणी थे। इनके विद्वता का चर्चा विदेशों में फैला हुआ था। इनके विद्वता से प्रभावित होकर एक रानी थी जिनका नाम था इनके विद्वता से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने इनको एक उपाधि दिया था जिसका नाम था वेदांतियों का वेदांती। वेदांतियों के वेदांती की उपाधि से मैक्स मुलर महोदय को सम्मानित किया गया था। मैक्स मुलर महोदय को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? विवेकानंद ने, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर महोदय को वेदांतियों का वेदांती कहकर सम्मानित किया था। वेदांती का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान हो। उनका भारत के प्रति जग जाहिर था, यानी भारत से उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। इनके विद्वता से प्रभावित होकर महारानी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में अपने देश में बुलाया और 1868 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने इनको अपने देश में बुलाया। वहाँ पर मैक्स मुलर महोदय ने 1868 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया जब इनको बुलाई तब उन्होंने अपने विद्वता का परचम फहराया। विक्टोरिया इनके विद्वता से काफ़ी प्रभावित होकर महारानी विक्टोरिया ने एक उपाधि दिया है जिस उपाधि का नाम था नाइटहुड।
उस उपाधि का नाम क्या था? नाइटहुड। महारानी विक्टोरिया द्वारा एक उपाधि दिया गया, इसका नाम था नाइटहुड। उस समय क्या चल रहा था हमारे देश में? उस समय बहुत सारे आंदोलनकारियों द्वारा आंदोलन चल रहा था, लेकिन उस उपाधि को प्राप्त करके, नाइटहुड की उपाधि को प्राप्त करके मैक्समुलर महोदय ने क्या उसको जो है क्या बोलते हैं, ठुकरा दिया उसको। क्यों? क्योंकि नाइटहुड की उपाधि मैक्समुलर महोदय को बहुत ही छोटा लगा, इसलिए उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। आगे चलकर 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में फ्रेडरिक मैक्समुलर महोदय का निधन हो गया। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में फ्रेडरिक मैक्समुलर का क्या हो गया? निधन हो गया। ये उनका जन्म हुआ था और इनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई। कितना में मृत्यु हुआ आपको हम बता दें, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में फ्रेडरिक मैक्समुलर महोदय का निधन हो गया। अब हम जानेंगे कि फ्रेडरिक मैक्समुलर ने इस चैप्टर में भारत से हम क्या सीखे, इस चैप्टर में क्या क्या योगदान दिया है, किस प्रकार की बातों को उसमें लिखा है। कह रहा है फ्रेडरिक मैक्समुलर द्वारा लिखा गया यह जो पाठ है, भारत से हम क्या सीखे, इसमें बताया गया है भारत के विविधताओं के बारे में, भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में कि भारत का इतिहास कितना प्राचीन रहा है, किस प्रकार या उस जमाने में भी अपने परचम को भारत लहरा रहा था, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। इसका भाषांतरित कौन किया है? फ्रेडरिक मैक्समुलर द्वारा लिखा गया भारत से हम क्या सीखे, इसका भाषांतरित किया गया है भवानी शंकर त्रिवेदी द्वारा। इसका भाषांतरित किया है, भाषा का रूपांतरण किया है भवानी शंकर त्रिवेदी, भवानी शंकर त्रिवेदी, भवानी शंकर त्रिवेदी द्वारा बच्चों इसका क्या किया गया? भाषांतरित किया गया है। भवानी शंकर त्रिवेदी द्वारा इसका भाषांतरित किया गया है। भाषांतरित किया गया है, ठीक है। चलिए, इसमें सभ्यता संस्कृति के बारे में उल्लेख किया गया। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। यहाँ से आपका पाठ शुरू होता है, भारत से हमने क्या सीखा। कह रहा है सर्वी संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वह देश कौन सा है जहाँ यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहेंगे तो मैं बताऊंगा वह देश भारत है, जहाँ पर सभी प्रकार की संपदाओं से परिपूर्ण देश भारत है। चाहे वह आपका पेड़ पौधे से ले लीजिए, पहाड़ी इलाका के ले लीजिए, या महासागर नदी का बात हो, हर दृष्टि से देखा जाए तो भारत आपका एक ऐसा देश है जहाँ पर हर प्रकार के प्राकृतिक संपदाएं भरपूर है, ठीक है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर विद्वानों का जन्म हुआ है, जैसे महावीर हो गए, ठीक है, महावीर, बुद्ध है, ठीक है, और उसका मैक्समुलर महोदय और भी बहुत सारे विद्वान यहाँ पर जन्म हुए हैं। तो भारत एक जो है ना जीता जागता संग्रहालय है, प्रयोगशाला है, जहाँ पर हर प्रकार के जो है ना विषय के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। भारत क्या है? एक प्रयोगशाला है जहाँ हर प्रकार के विषयों के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। कह रहा है आगे दिया गया है, यदि आप जानना चाहेंगे कि मानव मस्तिष्क के सबसे बेहतर उपलब्धियों का साक्षात्कार यानी आमने सामने जो है ना करना चाहें तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो लेखक लिखते हैं कि वह देश भारत है जहाँ पर सबसे बेहतर जो है ना विकास के, मानव मस्तिष्क के विकास के उच्चतम उपलब्धियों के बारे में आप जान सकते हैं। प्लेटो और कांट, प्लेटो और कांट कौन थे? तो प्लेटो और कांट जो थे दार्शनिक थे। प्लेटो कांट कौन थे? एक दार्शनिक थे, और इन्होंने बताया था कि भारत के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी रखना यूरोपियन लोगों को ज़रूरी है। जो यूरोपियन लोग हैं उन लोगों को भारत के बारे में जानकारी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कह रहा कि वैसे लोग जो भारत के बारे में नहीं जानते हैं वो जान लें कि भारत के सच्चे अर्थ में भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो लेखक लिखते हैं सच्चे अर्थ में भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि गांव में भारत की वास्तविकता दिखाई देता है। आज भी गांव में बहुत सारे लोग, उनके रहन सहन आज भी पहले जैसा है। जो आज़ादी से पहले का जो रहन सहन है, आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर पक्की सड़कें नहीं हैं,
ठीक है ना। आज भी वहाँ पर आज़ादी जैसा जो है ना शिक्षा का बेहतर व्यवस्था नहीं हो पाया है, पहले के जैसा है आज भी वैसा गांव है। तो सच्चे अर्थों में भारत का दर्शन आपके गांव में हो सकता है। आप ये भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आबादी है वह जो है ना भारत का सबसे ज़्यादा आबादी गांव से ही संबंधित है, इसलिए भारत को गांव का देश कहा जाता है। ठीक है, चलिए दिया हुआ है 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों ना हो, आज भी भारत भाई एक ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं शताब्दी के हम यूरोपियन लोगों के लिए उतना ही वांछनीय है। पर 19वीं शताब्दी में किनके लिए जानकारी रखना, भारत का जानकारी रखना सबसे ज़्यादा जरूरी था, तो यूरोपियन लोगों के लिए 19वीं शताब्दी में जानकारी इकट्ठा करना सबसे ज़्यादा जरूरी बताया है। पर कि वैसे लोग जो जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं कि भारत के भूमि के बारे में, कि भारत का भूमि किस प्रकार का है, तो उसको भी यहाँ पर भारत में जो है ना भारत के बारे में रह करके अध्ययन करना पड़ेगा। चलिए, जो भूवैज्ञानिक में रुचि रखते हैं तो उनको क्या करना होगा, हिमालय से लेकर श्रीलंका तक के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। भूवैज्ञानिक क्या होता है? भूवैज्ञानिक उस वैज्ञानिक को कहा जाता है जो भूमि से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करता है, वह भूवैज्ञानिक कहलाता है। जैसे कि वह पता लगाता है कि बहुत सारे ऐसे भी धरोहर हैं, भारत के प्राचीन धरोहर रह चुके हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सब धरोहर है। तो उसका जो है ना उत्खनन करता जो होता है, जो पुरानी चीज़ों के बारे में खोज करता है, छानबीन करता है, वह भूगोलवेता होता है। भूगोलवेता का काम होता है जो पुराना चीज़ है, जो जर्जर हो चुका है, खंडहर में बदल चुका है, वैसे चीज़ों को छानबीन करता है और यह पता लगाता है कि भाई ये चीज़ कितना साल पुराना है, या कितना साल इस अपने जो है उन्नति के शिखर पर था, या कितना साल पहले यह वर्चस्व में था, इसका काफ़ी बोलबाला था। वह सब एक पद्धति होता है जिसका नाम है कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति द्वारा जो है ना पुराने से पुराने वस्तु का यह जांच पड़ताल किया जाता है और पता लगाया जाता है कि यह वस्तु कितना साल पुराना है। भूगोलवेता क्या होता है? भूगोलवेता का भी काम होता है पुरानी चीज़ों का अध्ययन करना। भूगोलवेता भी पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में भारत भी पीछे नहीं है। भारत एक जो है ना जीता जागता फुलवाड़ी है, जहाँ पर हर प्रकार के आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, चाहे वह उत्तर का क्षेत्र हो, जो है ना उत्तर का प्रायद्वीपीय पठार हो, या दक्षिण का पठार हो, या हिमालय का क्षेत्र हो, हर जगह आपको जो है ना यहाँ पर पेड़ पौधे से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगा। पेड़ पौधे से संबंधित एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हर्कस। हर्कस कौन थे? हर्कस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पेड़ पौधे से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को बताया था। हर्कस एक वनस्पति वैज्ञानिक का नाम है, आपको याद रखना है हर्कस कौन थे। तो हर्कस एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। उसी तरह और भी आपको वैज्ञानिक का नाम आपको देखने को मिलेगा। जंतु वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हेकल। हेकल कौन था? तो हेकल एक जंतु वैज्ञानिक था जिसने बताया था कि आज से जब जंतु कोई मर जाता है तो उसके बारे में कैसे पता लगाया जाता है, यह सब का ज्ञान जो देने का काम करता था वह हेकल था। हेकल एक जंतु वैज्ञानिक था जो जंतु से संबंधित तमाम चीज़ों की जानकारी देता था। आज आप देख रहे हैं कि जीव जंतुओं में गीध की जो प्रजाति है उसकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है ना। तो वैसे वैसे जीव जो जिनका संख्या विलुप्त हो रहा है या विलुप्त होने के कगार पर है, वैसे चीज़ों को रखा जाता है भूगोल के किताबों में। उसको कहा जाता है रे डाटा सूची। रे डाटा सूची एक ऐसा सूची होता है जिसमें वैसे जानवरों, वैसे जीव जंतुओं को रखा जाता है जिनका संख्या विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, समाप्ति के कगार पर है या बिल्कुल समाप्त हो गया है, वैसे जीवों को जो है ना रखा जाता है। आज भी चिड़ियाघरों में आप देखते हैं तरह तरह के जीव जंतुओं को रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है। क्यों? ताकि उसकी जनसंख्या कम नहीं हो। ठीक है, क्योंकि मानव इतना जो है क्या स्वार्थी है कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने स्वार्थ के लाभ के लिए वह पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। और जैसे ही पेड़ पौधे का अंधाधुंध कटाई होंगे तो स्वाभाविक है कि जीव जंतु
का जो है ना जो आवास होगा वह नष्ट हो जाएगा, उनकी संख्या कम होने लगेगी। इसलिए आज ज़रूरत है बड़े 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 जो है ना चिड़ियाघरों की, ठीक है। इसलिए चिड़ियाघरों में क्या किया जाता है, जंगली जानवरों को रखा जाता है, वैसे जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है ताकि जो है ना जो इस देश के लिए एक धरोहर का पात्र बने। आज आप डायनासोर का दर्शन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी संख्या विलुप्त हो गया है। वैसा प्रजाति जो इस धरती पर पहले था, लेकिन उसकी संख्या बिल्कुल कम हो गई है। इसलिए धरती पर हर प्रकार के जीव जंतुओं का होना क्या है, जरूरी है। चलिए, जंतु वैज्ञानिक कौन थे? हेकल एक जंतु वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे? हर्कस एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। प्लेटो और कांट कौन थे? दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट कौन थे? दार्शनिक थे। यह चैप्टर बहुत उबाऊ लगेगा अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो, लेकिन उस चैप्टर को हम रोचक ढंग से पढ़ाएंगे ताकि आपको उबाऊ नहीं लगेगा कि सर कहानी कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कहानी नहीं है जब आप अध्ययन करेंगे तो। चलिए आगे हम देखते हैं निवृंश विद्या। भाई निवृंश विद्या क्या होता है? वैसा विद्या जो मरा हुआ होता है, मरे हुए चीजों के बारे में अध्ययन कराता है, वह विद्या कहलाता है निवृंश विद्या, ठीक है। वैसा विद्या जो मरी हुई चीजों को जो है ना रखा जाता है यादगार के रूप में, या उसको अध्ययन किया जाता है, वह निवृंश विद्या कहलाता है। जैसे कि हम आपको बताए थे कि कार्बन 14 पद्धति एक ऐसा पद्धति होता है जिसमें वैसे जीव जंतु जो मर गए हैं, ठीक है, मृत हो गए हैं, उनके बारे में उनके हड्डी से जो है ना पता लगाया जाता है, जांच करके कि यह जीव जंतु इसका जो है ना इतिहास काल कब रहा था, यानी किस समय यह इसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। इस सब के बारे में कार्बन 14 पद्धति से पता चलता है। और निवृंश विद्या क्या है? वैसा विद्या जहाँ पर हम मरे हुए जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, वह निवृंश विद्या कहलाता है, ठीक है। चलिए, पुरातत्ववेत्ता क्या होता है? पुरातत्ववेत्ता का मतलब होता है वैसा कोई व्यक्ति जो पुरानी चीजों के बारे में अध्ययन करता है, वह पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। वैसा कोई व्यक्ति जो पुरानी चीजों के बारे में अध्ययन करता है, उसको हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, या पुरातत्व प्रेमी कहते हैं। प्रेमी का मतलब क्या है? जिस चीज से आपका ज्यादा लगाव है वह उस चीज का प्रेमी हो गए। जैसे किसी विद्यार्थी को पढ़ने से ज्यादा लगाव रहता है, खेलने से ज़्यादा लगाव रहता है, तो जिस चीज़ से आपको ज़्यादा लगाव है उस चीज़ के आप हैं, जानकार हैं, प्रेमी हैं। चलिए, एक प्रकार का उस जमाने में एक पत्थर था जिसका नाम था चकमक। चकमक एक प्रकार का पत्थर हुआ करता था जिससे जो है ना, जिसके द्वारा क्या होता था, चकमक पत्थर से ही आपका जो है ना आग का खोज किया गया था। आग का खोज पहले जो है ना 2 प्रकार का काल आप हिस्ट्री में पढ़े हैं, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में ही आग का खोज किया गया है, ठीक है। पुरापाषाण काल में ही आग का खोज किया गया है। आग का खोज होने के बाद पहिया का खोज हुआ है, अनगिनत बहुत सारी चीज़ों का खोज किया गया है। जब आग का खोज हुआ उसको नवपाषाण काल में लोग गृहस्थ जो है ना जीवन व्यतीत करने लगे। तो चलिए यहीं तक आज रहा जाएगा, इसका एक और पार्ट बनाया जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद बच्चों। 18 मिनट।